नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंड अप और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के प्राइस एक्शन की। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे गोल्ड सिल्वर पर, जहां पर लगातार हमने प्राइसेस को एक सपोर्ट बनते हुए देखा है। नियर टर्म प्राइस मूवमेंट की अगर हम बात करें तो क्या रणनीति यहां से होनी चाहिए, किस डायरेक्शन में गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस जा रहे हैं, इस पर करेंगे फोकस। बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर हमने थोड़ा प्रेशर देखा है। $71-72 के आसपास ब्रेंट कारोबार कर रहा है। क्या यहाँ से भाव और नीचे जाएंगे? क्या $70 तक के भी लेवल्स ब्रेंट पर देखने को मिलेंगे? इस पर भी करेंगे चर्चा। बात करेंगे पाम ऑयल की, जहां पर प्राइसेस 2.5 साल के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं। क्या है कारण इस तेजी के पीछे और किस डायरेक्शन में यहां से प्राइसेस फर्दर आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस सब पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ जीजेईपीसी के एक्स चेयरमैन कोलिन शाह, ऑल इंडिया कॉटन सीड क्रशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन संदीप बजोरिया शो में मौजूद रहेंगे आगे, और साथ ही एमओएफएसएल के डायरेक्टर किशोर नाने भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और सबसे पहले बात सोने के साथ ही कर लेते हैं, जहां पर फिलहाल प्राइसेस एक टाइट रेंज में ट्रेड होते हुए हमने देखे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स पर तो नजरें बनी हुई है ही, लेकिन अगर हम प्रीवियस सेशन की बात करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, तो थोड़े बहुत गेन्स हमने आते हुए देखे। जिस तरीके से चाइना ने जो पॉलिसी स्टिमुलस है उसको रैंप अप करने की प्लेज ली, तो कहीं ना कहीं उससे एक सपोर्ट हमने प्राइसेस में आते हुए देखा है। अब यूएस इन्फ्लेशन का डेटा आगे कैसे रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन कोलिन, नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो ये बताइए कैसे देखते हैं फिलहाल आप तमाम फंडामेंटल्स को विद रिगार्ड्स टू गोल्ड? विद रिगार्ड्स टू गोल्ड, फंडामेंटल लास्ट 2-3 महीने से लगभग सेम ही रहे। जियोपॉलिटिकल इश्यूज अभी भी इतने ही है। अभी सीरिया का टॉपिक चालू हो गया और ट्रम्प एक बड़ा फैक्टर है, जिसके कारण ये टैरिफ्स के डर से पूरी सब करेंसीज, आज ग्लोबल करेंसीज, रुपी भी डीवैल्यू हुआ है। सो सारे करेंसीज में एक वोलेटिलिटी है और उसके कारण सोने को एक तो लेवल है और प्लस बहुत सारी बाइंग भी हो रही है सेंट्रल बैंक्स की ग्लोबली। दूसरा है कि सप्लाई इशू भी अभी आ रहा है कि इतना फिजिकल गोल्ड डिलीवरी शायद नहीं हो पा रहा है जितना डिमांड है। सो सप्लाई इशू है, करेंसी फ्लक्चुएशन है, ट्रम्प के आने का एक वोलेटिलिटी है और जियोपॉलिटिकल इश्यूज है। तो ये सब बरकरार करके सोना एक बुलिशी ट्रेंड पे रहेगा आई थिंक अगले 1 साल के लिए। ओके और अगर नियर टर्म की बात करें कोलिन, तो क्या रेंज फिर आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछले 3 महीनों का जो आपने जिक्र किया, नए हाइज बनाने के बाद हमने थोड़ी नरमी देखी और उसके बाद एक रेंज में ही प्राइसेस रहे हैं। कैसे देखते हैं नियर टर्म में, अगर हम प्राइस मूवमेंट की बात करें, और कोई रेंज अगर आप कमेंट करना चाहें तो? आई थिंक नेक्स्ट 4 वीक्स ये रेंज बाउंड ही रहेगा। आई थिंक 1-2-3% प्लस माइनस, बट इससे ज्यादा नहीं कुछ होना चाहिए बिकॉज एंड ऑफ ईयर आ रहा है, क्रिसमस टाइम, जनरली बहुत कुछ होता नहीं है। अब जो बड़ा मूवमेंट आएगा वो आई थिंक ट्रम्प के आने के बाद ही होगा, जनवरी में। ओके अच्छा, इसके अलावा डिमांड कैसी देखने को मिल रही है अगर हम फिजिकल मार्केट की बात करें तो, और इन्वेस्टमेंट डिमांड कैसी है मौजूदा लेवल्स पर? इन्वेस्टमेंट डिमांड कंटिन्यूज टू बी स्ट्रॉन्ग, उसमें कोई दो राय नहीं है। इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रॉन्ग ही है, बट जो ज्वेलरी की डिमांड है वो दिवाली में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। दिवाली के बाद एक थोड़ा सॉफ्टनेस जरूर आया है 15-20 दिन के लिए। और अब ट्रेड को उम्मीद है कि जैसे वेडिंग सीजन अब चालू ही हो गया है और दिसंबर, जैन, फेब, मार्च तक बहुत स्ट्रॉन्ग शादियों के सीजन है, तो वापस डिमांड और फिजिकल डिलीवरी अच्छी रहनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और कोलिन, कल इनफैक्ट हम चर्चा कर भी रहे थे कि अक्टूबर में भी हमने गोल्ड ईटीएफ में रिकॉर्ड फ्लोज आते हुए देखे डोमेस्टिक मार्केट्स में, और सिमिलर ट्रेंड्स नवंबर में भी रजिस्टर हुए हैं। ऑल्दो ग्लोबल गोल्ड ईटीएफ फ्लोज उतने इनकरेजिंग नहीं रहे हैं, तो क्या डोमेस्टिक मार्केट में एक्सपेक्ट करें कि जो फ्लोज रहेंगे गोल्ड ईटीएफ्स में, जो इन्वेस्टमेंट डिमांड रहेगी वो स्ट्रॉन्ग ही रहेगी यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड? शायद इतनी स्ट्रांग नहीं रहे। आई जस्ट वांट टू ब्रिंग इन अनदर ओपिनियन इज, देखो जब ये स्टॉक मार्केट में बहुत वोलेटिलिटी रही थी और जब ये एफआईआईज का बहुत सेलिंग प्रेशर था और मार्केट काफी डाउन हो गया था हाई लेवल से, तब थोड़ी आई थिंक ईटीएफ की बाइंग और स्ट्रांग हो गई थी। मगर अब एफआईआईज आर बैक। ट्रम्प के आने से सबको लग रहा है कि चाइना पे और स्ट्रेस रहेगा। सो जो एफडीआई वहां जाने वाला था वो शायद अब इंडिया ही आ जाए। सो इफ दैट हैपेंस देन ईटीएफ का डिमांड रहेगा, मगर शायद इतना जो लास्ट 2-3 महीने में स्ट्रेंथ दिखा वो शायद ना रहे। ओके इनफैक्ट सिल्वर पर भी बातचीत करेंगे कोलिन आपसे। किशोर नाने बने हुए हैं। किशोर, आप कैसे देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को? क्या रेंज आप देखते हैं नियर टर्म में, और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या सजेशन रहेगा आपका? गुड मॉर्निंग। आई थिंक गोल्ड प्राइसेस फिलहाल के लिए स्ट्रांग ही रहेगा। स्ट्रांग आई मीन दैट विल बी होल्डिंग ऑन टू द करंट लेवल्स। जैसा अभी थर्सडे आपको ईसीबी का रेट कट का ऐलान हो सकता है, उसके बाद जो है फेड का
जो यूएस का इन्फ्लेशन नंबर्स आने वाला है, तो आई थिंक जो दिसंबर 18 तारीख का जो फेड का मीटिंग होने वाला है, उसमें जो रेट कट का है, करीब 85-86% के आसपास का प्रोबेबिलिटी में चल रहा है। तो मार्केट्स इस चीज़ को डिस्काउंट कर चुके हैं। अभी सेकंड जो डिस्काउंट हो रहा है कि चाइना का स्टिमुलस एंड चाइना का लूज मॉनेटरी पॉलिसी, जो चाइना ने क्लियरली ये व्यक्त किया है कि अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी मेंटेन करेंगे। कहीं न कहीं वो एशियन लिक्विडिटी के ऊपर असर गिरेगा और हायर लिक्विडिटी रहेंगे। तो फिलहाल के लिए आई थिंक गोल्ड में अभी भी तेजी का रुख लेके रखना चाहिए। 77,600 के आसपास हम बाइंग का सलाह दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म में 78,100 के आसपास आप अपसाइड देख सकते हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है, प्रॉब्ली आपका एक्यूमुलेशन स्ट्रैटेजी सिल्वर में बेटर होना चाहिए रादर देन गोल्ड। सो ओवरऑल अगर आप लॉन्ग टर्म देखें तो सिल्वर में आपको 25-30% का अपसाइड है, बट जहां तक गोल्ड के सवाल है, आई थिंक 10-12% के अपसाइड से आप खुश होना चाहिए। ओके। अच्छा कोलिन, यही सेम चीज़ इनफैक्ट मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ। आपने कहा कि अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से गोल्ड पर तो रिटर्न बनेंगे, आउटलुक बेटर है, बट क्या सिल्वर गोल्ड का आउटशाइन करेगा? या सिल्वर जरूर गोल्ड को, जैसे अर्लियर स्पीकर ने भी बताया, एटलीस्ट 2 टाइम्स। आई आल्सो हैव सेम ओपिनियन दैट सिल्वर में जो अपसाइड जो गोल्ड में लास्ट ईयर हुआ, वो सिल्वर में लास्ट ईयर भी हुआ और ये साल भी कंटिन्यूड रहेगा। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और कोलिन, अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से इन्वेस्टर्स के लिए आपसे एक कमेंट लेना चाहें तो गोल्ड सिल्वर दोनों में ही क्या अप्रोच होनी चाहिए? अभी स्लोली एंड स्टैगर्ड बाइंग करनी चाहिए या अभी भी लमसम पैसा डिप्लॉय किया जा सकता है दोनों में? ये लेवल पे लमसम डिप्लॉय कर सकते हैं, बिकॉज 1 साल में लगभग जो अभी आज टेक्निकली देखो कि डिमांड आउटलुक और व्हाट इज हैपनिंग ग्लोबली देखो, सो जैसे पहले भी बताया, गोल्ड वी आर लुकिंग एट 3,000 प्लस लेवल्स फॉर श्योर। सो 5 to 10, 12% ऑल्सो, और रुपी का भी एक डिवैल्यूएशन जो हर साल होता है, वो 3 to 5% फैक्टर इन करो, तो गोल्ड में अप्रिसिएशन तो 100% इतना मिलेगा ही। अब सिल्वर की जो बात आती है, तो सिल्वर बुल रन में है और 20-25% यहाँ से 1 साल में बढ़ेगा। सो दोनों का ही मीन्स आज के तारीख में ये लेवल पे बाय करना मीन्स अच्छा ही रहेगा अगर बल्क भी डिप्लॉय करना है। ओके, चलिए शुक्रिया कोलिन आपका आने के लिए शो में और क्विकली अपने व्यूज गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो अगले 1 साल के पर्सपेक्टिव से देखें तो सिल्वर गोल्ड को आउटशाइन करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से वीकनेस नहीं है, बट हो सकता है जो लेवल्स देखने को मिल रहे हैं उनको गोल्ड होल्ड करता हुआ दिखाई दे और डिमांड पर्सपेक्टिव से भी आपको राय मिली है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, जहां पर इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर आप प्राइसेस देखेंगे तो $71-72 के बीच में ही हमने पिछले कुछ सत्रों से भाव कारोबार करते हुए देखे हैं। अब जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस, डिमांड कंसर्न्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं ही, जिसकी वजह से प्राइसेस अंडर प्रेशर रहे हैं। बट कैसे देखते हैं इन स्तरों से भाव को, पूछ लेते हैं किशोर से। किशोर बताइए, ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस रीएमर्ज हुई हैं मिडिल ईस्ट से, उससे कहीं ना कहीं वापस से कंसर्न्स तो हुए हैं एमर्ज, जिसके कारण हमने प्राइस पर एक इम्पैक्ट भी आते हुए देखा है। बट आप कैसे देखते हैं करंट सिचुएशन को और क्या राय है? सी आई थिंक जियोपॉलिटिकल टेंशंस काफी समय से है क्रूड में, उसके बावजूद भी क्रूड प्राइसेस में हम लोग कुछ खास अपसाइड देखा नहीं है। हालांकि एक्चुअली डिमांड साइड जो कंसर्न्स है वो हमेशा हावी हुआ है पिछले अब 1 साल से आप देख लीजिए। एंड स्पेशली जो चाइनीज ग्रोथ स्लो डाउन जो है वो काफी हद तक यहाँ पे नेगेटिविटी के लिए कारण है। और करेंटली ऑल्सो कि चाइना जो जिस हिसाब से जो स्टिमुलस मेजर्स लेके आ रहे हैं कि वो इस बात का दोहरा रहा है कि चाइना अभी भी वो हालांकि उस सिचुएशन से बाहर आया नहीं है। एंड सो इसमें जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगा। सो आप अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क समझ के चलिए। तो यहाँ पे मैं 5800 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करने का सलाह देता हूँ। 80 रुपीज के आसपास अवेलेबल है। अराउंड 50-55 रुपए का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 130-125 रुपए का आपका टारगेट हो सकता है। ओके, तो चलिए राय आपको कच्चे तेल पर मिली है। 577.5 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल 1% नीचे हैं प्राइसेस। इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे तो $72 के आसपास कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक राय अब नेचुरल गैस पर भी ले लेते हैं, जहां पर तेजी हमने बनते हुए देखी। ऑल्दो प्राइसेस आज के सेशन में आधा पौने 1% having been so patient and watching some of my, I presume you have been watching the press conferences of the Reserve Bank. I don't propose to make a statement or anything, but I thought it appropriate that I recall the day I joined in the Reserve Bank of India on 12th of December 2018.
at 4 p.m. or so that they had held a press conference. So I thought it would be appropriate and fitness of things that when I'm demitting office later today, I also sort of share some thoughts with you. So I'm not presenting a report card, I'm not making any statement, but just sharing a few thoughts. If you recall, in that December 12th, 2018 what I had said before you, I had made about a few points. I had said that it's available in the YouTube even now. I had said that the Reserve Bank is a great institution with a rich legacy. I had also said that I will do everything to uphold the professionalism, core values, credibility and autonomy of the Reserve Bank. I had also said that the officials and the officials and the personnel of Reserve Bank, they have high level of knowledge, quality of knowledge, core competence and professionalism. I had mentioned about the teamwork, the need for that my approach. I'm not saying it was not there earlier, but I had said clearly that my approach would be to work in a spirit of teamwork within the Reserve Bank of India and take everybody along and work as a team. I had also said that decision making in the modern world is very complex in today's dynamic world, and therefore a consultative approach is necessary. A consultative approach adds value and depth to the decisions themselves. I had mentioned about the challenges in the banking sector. I had also mentioned that there are certain, and this I am saying 2018, I had mentioned about the challenges that time, before us with regard to the banking sector. I had also talked about the liquidity issue which needs to be addressed. And finally, I had said that the flexible inflation targeting, the framework of flexible inflation targeting is very important. And there is always a need to, I had highlighted and stressed the importance of maintaining inflation while being mindful of the growth trajectory. These were the exact words. So in the last 6 years, it has been my endeavor to adhere to these principles which I had mentioned when I took over as the RBI governor. You would be aware that we have adopted we have been holding wide-ranging consultations on many issues. In fact, the consultative approach behind regulation, behind all decisions that we have taken in the last 6 years, the consultative approach is very much evident. In many cases, we hold face-to-face direct meetings with the stakeholders or their associations. In many cases, we release a discussion paper or a draft circular, get the comments of all the stakeholders, and then move forward. In fact, the same approach was followed with regard to the Regulation Review Authority, the RRA 2.0, where we formed the authority was within the Reserve Bank, but we formed a group of experts to advise the regulatory, the Regulation Review Authority within the RBI. So we have followed the consultative approach, and the teamwork in the Reserve Bank was perhaps, in my experience, I can say, I cannot talk about earlier days. It was perhaps, at a very high level. I got excellent cooperation from each and every member of the RBI team. Each of my colleagues, they did their best. During the trying times of COVID, even at the risk of their own safety, their personal health, whenever required, physically they all came for discussions. Only I and the deputy governors, we were coming regularly, and a few senior officers, of course. But I think that was the level of dedication we saw. It was also evident in the quarantine facility, which we set up here. I have talked about it earlier, which lasted, in fact, more than 1 year, 1.5 years or so. And the entire staff and service sector, service providers had absolutely no complaint. And they were very happy to remain there and do their jobs while the families were away at home. Now that is the level of commitment and the teamwork I saw in the Reserve Bank. So I would like to take this opportunity to convey my thanks to
all my colleagues in the Reserve Bank. I would also like to place on record the excellent suggestions, the valuable inputs which we have received in our interactions with various stakeholders. I have already tweeted about it or X'd, as you call it today. We put up a message in the X platform today morning, so I don't want to repeat on that. My personal journey, it's not a personal journey, it's a journey of a governor of the Reserve Bank. I was fortunate to get this opportunity, and I have tried to give my best to the institution, to its policies in the best interest of the economy. Now, what lies ahead? The key issues in the life of a central bank or any institution or organization, it's always a continuing institution. You deal with challenges, but there are always new challenges. There are jobs which you have undertaken. There are tasks which you have done. Some of it is completed. Some of it would be midway. They will be taken forward. So some issues, important issues ahead of us, not only for the Reserve Bank, but I think for the wider economy also, I would like to list out. First, so far as the Reserve Bank is concerned, I think restoring the inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank. And I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. Second, there's a changing world order. I have talked about it in my last monetary policy statement. The entire global geopolitical dynamics, the geoeconomic dynamics that is undergoing fast change. The world order is also changing. In this situation, it's always necessary to remain alert and agile, and I'm sure the RBI will certainly be at its best. Third, cybersecurity and its associated risks and threats. I think that is a big challenge for every authority, not only in India, but all over the world, and particularly for a central bank. In the last 6 years, and even earlier also, we have given a lot of attention to this issue of cybersecurity and dealing with cyber challenge, the cyber threats and challenges. That is a continuing task because the challenges are continuing, new challenges are emanating, and that will be a continuing challenge for every central bank in the world, including the Reserve Bank of India. Fifth, our focus in the last 6 years has been to capitalize as much as possible on harnessing the benefits of new technology. We set up the RBI Innovation Hub in Bengaluru. We have a continuing regulatory sandbox where many innovative ideas and thoughts have come, and we have always tried to take them forward. We have given our approval to many of the innovative ideas and thoughts and the projects which came in the regulatory sandbox. CBDC is again another area where RBI, among the central banks, is a pioneer. There are very few countries which have, almost every central bank is dealing with, they're talking about, or they're experimenting, or they're discussing about CBDC, but actual launching of a pilot project has been done by very few. And as I see it, CBDC has a huge potential in the coming years, in the future. In fact, it is the future of currency. Similarly, the Unified Lending Interface, ULI, it is a true game changer. And I'm sure its benefits will get harnessed fully in the near future. And there will be a national level, nationwide rollout.
And कमोडिटी राउंड अप एक बार फटाफट से लाते हैं आपके सामने बेस मेटल्स का हाल, जहां पर प्रीवियस सेशन में भी हमने थोड़ी सी नरमी देखी थी और आज भी थोड़ी नरमी के साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। आज के कारोबार में जिंक एल्यूमिनियम फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं, कॉपर में फ्लैट नेगेटिव बाय साथ कारोबार हो रहा है, सिमिलरली लेड में भी नेगेटिव बाय साथ ही ट्रेडिंग होते हुए दिख रही है। तो बेस मेटल्स में कोई बहुत ज़्यादा एक्शन आज के कारोबार में है नहीं, फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस के साथ ही आज के सेशन में कारोबार दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर एग्री कमोडिटी पैक को देखेंगे तो एक्शन बना हुआ है स्पाइसेस में, जहाँ पर जीरा, टर्मरिक और कोरिएंडर तीनों में ही तेजी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट टर्मरिक तो कल लुढ़का था, आज वापस रिकवर हुआ है, 1.5% के आसपास की बढ़त हम टर्मरिक में देख रहे हैं। कोरिएंडर 1% ऊपर है, जीरे में भी 0.1% की बढ़त देख रहे हैं। तो स्पाइसेस में तीनों में ही एक अच्छा एक्शन आज कारोबार में देखने को मिल रहा है। इसके अलावा ग्वारगम, ग्वार सीड में भी हरे निशान में ट्रेडिंग होते हुए दिखाई दे रही है। 0.5% के आसपास की बढ़त इन दोनों कमोडिटीज में आज कारोबार में देखने को मिल रही है। इसके अलावा कैस्टर 1% नीचे है, कॉटन सीड ऑयल के और कपास में नेगेटिव बाय के साथ कारोबार हो रहा है। चलिए ये रहा अपडेट कमोडिटी मार्केट के एक्शन का। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर लेकर आते हैं आपके लिए फ्यूचर एक्सप्रेस। नमस्कार।